सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम सागर है, पर ये मध्य प्रदेश के नहीं है, ये मुंबई के सागर मध्य प्रदेश में नहीं, सागर मुंबई वाले। ये 1989 के जन्मे हैं और इन्होंने सवाल पहले पढ़ा है और जो भेजा है मुझे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। माता का सुख कैसा है? कोई मित्र नहीं है। पिताजी का रेस्टोरेंट का कारोबार है, उसे और भी ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूँ। बहुत जलन करते हैं लोग मुझसे, मुझे बहुत नज़र लगती है। धन के बारे में बताइए, धन का व्यय बहुत ज़्यादा होता है। पड़ोसियों से कुछ न कुछ टंटा चलता रहता है। उनका बर्ताव मेरे लिए सर्प जैसा है। मैं कभी राजनीति में किस्मत आजमा सकता हूँ। प्रेम विवाह किया है, पत्नी मांगलिक है। उनका जीवन पर प्रभाव बताइए। मुझे एक बच्ची भी है। मन प्रसन्न नहीं रहता है, कभी लगता है सब छोड़ करके हिमालय में चला जाऊं और सिर्फ काम काम चलता रहता है। उसमें लाइफ भी जीना है, एंजॉय भी करना है। बीमारियों के बारे में बताइए, भूमि भवन बाहर घर के बारे में बताइए। इसमें से 2 सवाल के उत्तर मैं आपको अभी ही दे देता हूँ। हमें कभी भी घर से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कभी भी ये ना सोचें कि घर से बाहर जाएंगे तभी आपको शांति मिलेगी। आप घर को ही हिमालय बना सकते हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो आपको अपने आप में अंदर जाने की है। हमारी यात्रा बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, हमारी यात्रा अंदर की तरफ होनी चाहिए। मतलब कहने का है कि आप संतुलन बना करके चलेंगे तो एक तो आपने प्रेम किया, ऊपर से उलझ गए विवाह करके। अब तीसरी बार उलझेंगे जब ये दिमाग में सवाल पैदा करेंगे कि मैं सब कुछ छोड़ करके हिमालय चला जाऊं, तो ये अब संभव नहीं है। और ख़ास करके ये आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्क लग्न के लोग जो होते हैं वो बड़े ही इमोशनल होते हैं और उन पे थोड़े से अत्याचार भी हो जाते हैं क्योंकि वो कर्क लग्न के होते हैं। और वस्तुतः वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप पकड़ लेते हैं आसानी से किसी को और लोग भी आपको पकड़ लेते हैं। वस्तुतः आप दो तरफा हो जाते हैं, जैसे इधर को भी खुश करना चाहते हैं, सामने वाले को भी खुश करना चाहते हैं। पड़ोसी जो है वो क्यों नहीं परेशान करेगा या पड़ोसियों से क्यों नहीं डंटे चलेंगे जब सबको खुश करना चाहते हैं। एक बात दिमाग में हमेशा ही बिठा लेने की आवश्यकता है कि आप कभी भी किसी को हमेशा ही खुश नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे आप इस बारे में अपनी मेहनत और अपनी ऊर्जा का क्षरण भी नहीं करिए। आपको सबसे ज़्यादा खुश जिसे करना है वो अपने आप को है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि व्यक्ति जब स्वयं खुश रहेगा तभी सामने वाले को खुश कर सकता है। आपकी लड़ाई जब खुद से रहेगी तो आप सामने वाले को उत्तर भी नहीं दे पाएंगे और आप हारते ही चले जाएंगे। तो सबसे पहले विजेता खुद को खुद से लड़ने के बाद बनाने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली जो है वो यहाँ मैंने कर्क लग्न की बनाई है और इसमें जरा गौर करिएगा तो आत्मबल जो सूर्य है वो लग्न में और उसमें मन का मिलना चंद्रमा वो भी लग्न में। आपने पूछा था ना सवाल वो भगवान की राजनीति में आजमा सकते हैं, 100% आजमा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का एक साथ बैठना, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का एक साथ बैठना, ये राजनीति के प्रबल योग निर्धारित करता है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो निस्संदेह आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग देखिए, शनि पीछे आगे राहु, आपने कर तो लिया पर वस्तुतः उसका सुख तो इसके पीछे देखिए शनि बैठे। तो अब शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में नीचाभिलाषी हो रहे हैं, तो सप्तम के कारक जो है वो शुक्र आपकी कुंडली में नीचाभिलाषी और मंगल और केतु राहु के संपर्क में, इस वजह से उसका संपूर्ण सुख नहीं मिल रहा। और आपने गौर नहीं किया, मैं तमाम लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि विवाह सिर्फ करना नहीं होता, विवाह करने के बाद असली यात्रा शुरू होती है। आप जब देखो, मैं आप लोगों को एक बड़ी गंभीर बात बताऊँ। अब मैं इतना ज़्यादा थक जाता हूँ कई बार काम करके कि आपको भरोसा नहीं होगा कि कुंडली देखने के बाद जैसे कुंडली खत्म हो जाती है, 6 बजे तक मैं कुंडलियाँ देखता हूँ,
6 बजे के बाद 10 मिनट का मुझे समय मिला था, तो 10 मिनट में जो है वो आंखें मैंने पलके झपकाई और यूं गहरी नींद में चला गया। और जब मुझे जगाए, घर के लोग मुझे जगाते हैं, मैं सामने से बोलता हूँ अभी कुंडली और बाकी है क्या? हाँ, इस तरीके की हालत है, अभी और कुंडली देखनी बाकी है क्या? मतलब बात भी कर रहा था तो सामने से कुंडलियों का दबाव ऐसे, और उसके बाद झट से तैयार हुआ और फिर जो है वो ये बात। तो एक बात बड़ी अद्भुत है, आप ज़रा विचार करके देखना कि प्रेम विवाह करने से पहले, थोड़ी यात्रा आपको बताता हूँ। विवाह करने से पहले जो प्रेम विवाह लोग करते हैं, तो उसके पहले क्या होती है बातें? आपको क्या पसंद है? आपको कौन सी बात पसंद है? कैसे रहना अच्छा लगता है? कौन सा रंग अच्छा लगता है? पर उसके बाद फिर ये जानने के बाद आप प्रेम कर लेते हैं, तो ये प्रेम में जान लिया, ये सारी चीज़ें जान गए एक दूसरे की पसंद नापसंद। अब उसके बाद विवाह कर लिया। तब विवाह करने के बाद आपकी असली यात्रा अब शुरू होती है। मतलब अब आपका कुछ भी नहीं रहा पसंद और नापसंद के मामले में। अब आपको कुछ भी करना है तो वहाँ पे अब वस्तुतः आजकल के प्रेम में क्या हो गई है बात? लिबर्टी। हमें जहाँ लिबर्टी मिलेगी मैं उसी से प्रेम करूँ। पर वस्तुतः प्रेम तो बंधन है और प्रेम तो मुक्ति का कारण बनता है। तो दोनों ही चीजें लागू होती हैं। तो यहाँ पे ये बात देखने को मिल जाती है कि अब उस प्रेम को जो आपने जाना था विवाह से पहले, उस प्रेम में जो रंग पसंद आए सामने वाले को, उस रंग को अब निभाने की बारी है। केसरिया या लाल या काला या नीला, पहनते वक्त ध्यान देना होगा सामने वाले को वही पसंद है और आपको वो नहीं पसंद है। तो आपकी पसंद का अब कोई मोल नहीं रहा जब आपने प्रेम कर लिया। ये बात जब समझ में आने लगे तो हिमालय जाने की बात तो कौन करे, घर में ही स्वतः हिमालय खड़ा हो जाए। और कोई आवश्यक नहीं है साधना करने के लिए कि आपको वृंदावन या हिमालय ही जाना है, आप अपने घर को ही वन बना सकते हैं। क्लियर है? तो इस कुंडली के हिसाब से जो वस्तुतः इस भाव से पीछे इस भाव का जाना थोड़ी बहुत कमजोरी, और इस भाव के जो कारक हैं वो शुक्र मंगल राहु के संपर्क में, और उसके आगे नीचा विलासी ये ग्रह हो रहा है, इस कारण से यहाँ का सुख कम। और प्रेम विवाह में तो कुंडलियां मिलाई जाती नहीं है, इस वजह से कई बार वो विवाह उलझा देता है, आर्थिक रूप से विपन्नता का एक कारण बन जाता है। आप जब कुंडली मिला करके करेंगे तो कुंडली में भाग्य का बल मिलता है, और प्रेम विवाह में तो कुंडलियां मिलती नहीं हैं कई बार, या अगर मिलती भी हैं तो कई बार वर्ण दोष, तो ये दोष, तो गण दोष, तो भकूट, तो पता नहीं ये, तो कई तरीके के दोष उत्पन्न देखे जाते हैं जिसका तो कभी उसमें शमन होता नहीं है। इस कारण से चूंकि हम कई बार अपने पूर्वजों के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं, इस कारण से हमारे जीवन में कई बार बाधाएं उपस्थित होती हैं। बस कारण और कुछ नहीं है, कारण यही है। हम कई बार सिर्फ ये सोचते हैं कि चलो ठीक है कर लिया, पर वो परमानेंट नहीं किया था। वस्तुतः आपको विधि के विधाता की कितनी प्रामाणिकता मिली थी, ये भी तो समझने की बात। कुंडली का मिलना मतलब क्या होता है? प्रामाणिकता हमारे ग्रंथों की, हमारे ऋषि महर्षियों के बनाए गए नियम पे अगर आपकी कुंडली खरी उतरती है तो निसंदेह जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ना मिली हो तो इसका मतलब है कि उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया है, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति देखिए जन्म कुंडली में 12 में है नीचा विलासी, और शुक्र नीचा विलासी। तो भाग्य के अधिपति और जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति, जीवन के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र, भाग्य जो गुरु 12 में नीचा विलासी, कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं पर रोगेश भी होते हैं। और लाभ भाव के अधिपति कर्क लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो पापी भाव के अधिपति होते हैं। सुख भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति होकर के नीचा विलासी हो गए, और जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति होकर के और छठवें भाव के अधिपति होकर के नीचा विलासी हो गए और उच्चाभिलाषी हो गए, पर 12वें चले गए। इस कारण से कई बार समस्याएं उत्पन्न होती। अब जरा विचार करके देखिए, तो आपकी कुंडली में केंद्र तीनों खाली, त्रिकोण दोनों खाली, इसका मतलब यहाँ पे, और सप्तम भाव जो डेली बेसिस का इनकम है आपका, जहां से प्रत्येक दिन आप जैसे हमारे विचार कहाँ से बनने शुरू होते हैं? हमारे विचार बनने शुरू होते हैं यहाँ से। यहाँ पे 2-3 ग्रह बैठे हैं, पर तीनों ही ग्रह जो वहां बैठे हैं, एक तो पारछाई बना, विचार केतु के पास जो है वो अनुभव है,
तो व्यक्ति जो है वो पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाने का भाव भी रखता है और उसके विचार भी बनते हैं। मंगल उसमें जो है वो ढाढ़स साहस भी देते हैं, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो धन के सुख के अधिपति होते हैं। धन भाव से सुख यानी कि पंचम, और दूसरा दशम यानी कि कर्म क्षेत्र का व्यक्ति को सुख मिलेगा। पर शुक्र वहां बैठ करके उनमें सेंध लगाने का काम करते हैं, उसमें पापक विचार डालते हैं और उसमें व्यक्ति के जीवन में कई बार घुलने का काम करते हैं, नुकसान डालने का काम करते हैं। वहां पे दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। यहाँ पे शुक्र का बैठना अच्छा था, धन भाव से शुक्र का संबंध कभी भी खराब नहीं होता, पर वस्तुतः इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते। मंगल के साथ बैठे हैं तो लाभ के अधिपति का संबंध पंचम के अधिपति के साथ बना, तो व्यक्ति कई जगह से धन कमा तो सकता है, पर वस्तुतः वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, सामान्य होते हैं। इस वजह से सामान्य परिणाम धन भाव में बन रहा है। और दूसरा, तो जन्म कुंडली का जो डेली बेसिस का इनकम है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। इस भाव को लग गया पापकर्त्री शनि राहु, और इस भाव पे देखिए बुध की दृष्टि, जो कौन है, जन्म कुंडली के त्रिक भाव के अधिपति हैं, जो 12वें भाव के अधिपति हैं। बने दूसरे सूर्य, जो इस कुंडली के लिए सामान्यतया मारक ही होते हैं, और लग्नेश चंद्रमा। तो ये जो स्थिति बन रही है कि इस भाव पे, तो इस भाव के अधिपति भाव से पीछे गए, तो दाम्पत्य में बंधने के बाद कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि आपके पास धन के लाले पड़ेंगे। धन की समस्या कभी नहीं आएगी, पर हाँ निसंदेह वहां पे कटुतापूर्ण भाव जरूर जागृत होता रहेगा। धन को लेकर के संशयात्मक स्थितियां बनती रहेंगी, चिंता बनती रहेगी। ये एक सामान्य और आम बात होगी, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान करने वाली कोई बात नहीं है। इस भाव पे बुध की दृष्टि नहीं होती तो ये भाव और भी ज्यादा फ्लरिश करता, आगे बढ़ता और पापकर्त्री नहीं लगता। तो किसी भी भाव के अधिपति का पीछे जाना उसका नुकसान कर देता है, और उस यही शनि अगर जन्म कुंडली में एकादशी में मतलब यहाँ बैठते तो थोड़ी अच्छी बात होती, ससुराल से भी सपोर्ट मिलता और ससुराल पक्ष भी आपके साथ खड़ा होता। ऐसा अगर वो नहीं है तो इसका कारण भी ये हो सकता है, आपकी कुंडली में अष्टम भाव पे शनि राहु का प्रभाव है, और यहाँ पे मंगल भी देख रहे हैं। शनि मंगल राहु केतु शुक्र, ये सबका प्रभाव अष्टम भाव पे है। आप सोचते ज्यादा हैं, जितना चिंतन नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, उतने से ज्यादा चिंता आप करते हैं। जिस विषय पे बहुत ज्यादा विचार विमर्श की कोई आवश्यकता नहीं है, हो सकता है आप उसे बढ़ा चढ़ा करके देख ले रहे हो सकता है जिस बात पे हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे ज्यादा उसको तवज्जो देते हो। ये बात भी आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं। पहले इसको जरा गौर कर लेने की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। कारण क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न में ही सूर्य चंद्रमा बैठे हैं, जो वस्तुतः आपको डिप्लोमेट बनाते हैं, जो वस्तुतः आपको डीप थॉट क्रिएट करने वाला बना देते हैं। मुश्किल से ये बात समझने में आ रही है कि आपकी कुंडली में शुभ ग्रह कहां बैठे। आपकी कुंडली में जो चंद्रमा बैठे हैं, अब यहाँ पे मैं आपको आपकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूं, क्योंकि जब तक आपकी कुंडली में पंचांग नहीं यहाँ पे देखे जाएंगे तब तक और भी चीजें स्पष्ट सामने नहीं आएंगी। ध्यान से समझिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा, अब जरा विचार करना कि मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं उसमें अगर हर बार अगर समस्या बताई है तो बताइए कि आपकी कुंडली का चंद्रमा खराब है। अगर ये व्यक्ति हर तरीके से या किसी भी तरीके से परेशान है तो मैं समझता हूं कि उसमें इनकी कुंडली के चंद्रमा का अवलोकन आवश्यक है। इनकी कुंडली का चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अमावस्या का है, जो जीवन में प्रत्येक माह के 2 से 7-8 दिन ऐसे होते हैं, 2-4 दिन मुश्किल से, और ये प्रत्येक महीने में आएंगे जहां व्यक्ति अकेलापन, जहां व्यक्ति लो फील करेगा, जहां व्यक्ति कष्ट में रहता है, मानसिक संताप बढ़ते हैं, आय फ्लक्चुएशन में होता है, एक जैसी आमदनी नहीं रहती है, और ये होगा। आप इसके लिए किसी ज्योतिषी से संपर्क करिए या किसी बाबा के शरण में जाइए, ये खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये है ही ऐसा। इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय यही होता है, शिव जी की पूजा, शिव जी की आराधना और उनके भक्ति में अपने आप को सराबोर कर लेना। ज्ञानवापी वाली बात है ना? हाँ, तो वही बात है, भक्ति में सराबोर होंगे तो निस्संदेह जो है वो नंदी को भगवान शिव मिल ही जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में भक्ति का भाव है। क्यों? क्योंकि धर्म भाव के अधिपति जो आपकी कुंडली के होते हैं वो देखिए सप्तम भाव के अधिपति शनि को देख रहे हैं। गुरु का शनि को देखना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास पत्नी
व्यक्ति के पास सरकार, व्यक्ति के पास रोजगार और व्यक्ति के पास डेली बेसिस का इनकम, ये बना रहेगा क्योंकि गुरु का प्रभाव है जो आपकी कुंडली के भाग्येश है। भाग्य भाव के अधिपति का संबंध अगर सप्तम भाव के अधिपति को देखेगा तो निस्संदेह अच्छे बन जाते हैं योग, इसे कमजोर नहीं समझना है। आपकी कुंडली दक्षिणायन में जन्मी है, सुख और दुख में एक जैसा रहना सीखिए क्योंकि आप श्रावण और भाद्र आषाढ़ के जन्मे हैं। तो श्रावण के जन्मे होने से सुख और दुख में एक जैसा रहना, सम दुख सुख चितः, ये भाव जागृत करने की आवश्यकता बन पड़ती है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण आपके दिमाग में बहुत सारे विचार बन रहे हैं, उनको आप कमजोर तो नहीं कर सकते क्योंकि उस पर आपका कोई वश नहीं है, पर हाँ निसंदेह उसको ईश्वर की तरफ मोड़ने का भाव कैसे जागृत किया जाए, आप इस पे विचार कर सकते हैं। उस भाव को जो आपके दिमाग में बेवजह जगह बना रहा है और आपको परेशान कर रहा है, उसमें निरंतर नाम जप की प्रक्रिया जोड़ देने से वो भाव धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। जीवन में मंत्र जप को शरण में रखने की आवश्यकता, मंत्र जप की शरणागति धारण करिए। मंगलवार को जन्मे हैं, ये आपको कई बार परेशान कर सकते हैं उग्रता के कारण, और आप जल्दी ही किसी चीज से डर जाते हैं, भविष्य को लेकर के सशंकित रहते हैं। सिद्धि योग में जन्मे हैं, जो भी काम आपको दिया जाएगा, जिस भी जिम्मेदारी को आपको दिया जाएगा, वो आप आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, इस कारण से व्यक्ति राजसिक ही होता है, वो कमजोर नहीं होता है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा ही आपके जीवन और आपकी कुंडली के सभी समस्याओं के एकमात्र जड़ बने हैं और यही आपको परेशान कर रहे हैं। बाकी इधर उधर की बातों में उलझने की कोई आवश्यकता ना तो मैं महसूस करता हूं और ना तो है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण आपकी कुंडली अच्छी है, शुद्ध, सात्विक, शांत, मनस्वी, धैर्य से युक्त रहिए, शांति से जीवन जी लीजिए क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति इसको देख रहे हैं तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जो आपको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी या जो मिलनी होगी वो पक्के तौर पे मिल जाएगी क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति अपने भाव से चतुर्थस्थ गए हैं। भाग्य का बल भी कमजोर नहीं है, लेकिन वो थोड़े व्यय जरूर करेंगे, कमजोर जरूर करेंगे। चतुर्थ भाव के अधिपति का धन भाव में जाना, ये माता का सुख हमेशा मिलता रहेगा क्योंकि माता भाव के अधिपति जो शुक्र हैं वो सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल के साथ हैं। पिता भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में बनते हैं, धन भाव में बैठे हैं, जिस पे किसी पाप, जैसे राहु का प्रभाव था, जो शुक्र पापी भाव के अधिपति थे, और जन्म कुंडली में जो पिता के कारक सूर्य आपकी कुंडली में लग्न में बैठे थे, कर्क राशि में बैठे थे, इस वजह से आपके ऊपर पिता का प्रभाव या पैतृक संपत्ति का भाव हमेशा बना रहेगा। उनके ही बल पे आप आगे बढ़ने वाले हैं, उनके नाम को कभी भी कमजोर करने की कोई वृत्ति मत पालिएगा, ये आपकी कुंडली में दिख रही है। नक्षत्रों के आधार पर अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के बहुत अच्छी बात, सूर्य पुष्य नक्षत्र के बहुत अच्छी बात होगी, ये आपको धनाढ्य बनाएंगे और आपके शहर में आपका नाम भी होता है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में मघा के हैं, इस कारण से आपको कई बार लगातार जो चीज बननी चाहिए वो कई बार नहीं बन पाती है, उसमें रोड़े आते हैं, ये एक सामान्य बात होगी। लेकिन वहां पे एक अच्छी बात ये होगी कि आप में एक अलग तरीके का भाव जो व्यक्ति को कन्विंसिंग कैपेसिटी से युक्त रखता है, अनुभवी बनाता है और आपके धन के मामले में वो आपके साथ खड़ा रहता है। धन लाने के मामले में बुध जो है वो आपकी कुंडली में आपको कई बार चालाक और चपल बना रहे हैं, आश्लेषा के बैठे होने के कारण। गुरु जो है आपकी कुंडली में ऊर्जा और साहस दे रहे हैं, पर वो कई बार उसका विसर्जन भी करवा रहे हैं। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी के बैठे अपने नक्षत्र में बैठे हैं, धन के लिए ये काफी होगा, पर वो धन सही जगह पे खर्च नहीं होता, लगातार अनायास यूं ही कई बार बेवजह के चीजों पे ये शुक्र के कारण आपके धन का खर्च और निर्गमन देखा जा रहा है। ये शनि जो आपकी कुंडली में अष्टम भाव को देख रहे हैं, आयु देंगे, तीसरी दृष्टि आयु दे रही है, सातवीं दृष्टि सामान्यतया संतुलन पैदा कर रही है और 10वीं दृष्टि आपको पराक्रमी बना रही है। वहीं शनि वक्री हो गए हैं तो आपके रिकॉग्निशन को, जो आपको यश मिलना चाहिए, जो कीर्ति फैलनी चाहिए, जो सम्मान, जो पद, जो प्रतिष्ठा, जो भाव, जो प्रभाव, वो जो होना चाहिए, जो ऑरा है, उसको कहीं ना कहीं एक कमजोरी में तब्दीली भी कर रहे हैं। वो शनि जो आपकी कुंडली में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में वो थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस नक्षत्र में बैठे हैं, ये नक्षत्र की बात मैंने करी।
राहु आपको बहुत ज्यादा सोचवा रहे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं बात कहूं तो अगर आपसे कोई बात करना शुरू करे तो आप उसका माथा खा जाओ। हाँ, माथा खा जाता है, बोलते हैं ना सर खा जाना, और इतना बेचैन कर दे कि मतलब तोड़ देता है। इस वजह से तुरंत ही तत्काल प्रभाव से 2026 के फरवरी तक लाजवर धारण करिए, तुरंत बिना विलंब के। और एक रक्त चंदन की माला, ये दोनों धारण करिए। दूसरे नंबर पे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको तुरंत ही आरंभ करना होगा। देवी कवच का पाठ तुरंत शुरू करिए। दीपक जला करके अपने पूर्वजों को याद करना शुरू करिए। 2 मंत्र मेरे यहाँ से आपको दिए जाएंगे, उसका स्मरण और उसका जपना अवश्य शुरू करना चाहिए। यहाँ पे पत्नी को भी कामगर देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। मंगल यहाँ है, कभी कभी कलह का वातावरण मचेगा और इसका कारण आपका प्रेम विवाह करना हो सकता है। शुक्र और शनि यहाँ पे बैठे हैं, ये दोनों परम मित्र, पर यहाँ के अधिपति का बहुत अच्छी स्तुति में जाना। लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, ये खराब नहीं होगा। इस कुंडली में पंचम भाव के अधिपति जो बनते हैं वो बुध नीच के हैं, इस कारण से कई बार एक तरफा होता है प्रेम। चंद्रमा देख रहे थे, इस वजह से कई बार व्यक्ति का मन घटता बढ़ता रहता है, या कई बार उसमें जो जैसे शुक्र है तो शुक्र और बुध का संबंध है, और शुक्र और चंद्रमा का संबंध है, द्वितीय द्वादश का है, यहाँ पे षडाष्टक का है। सप्तम भाव के अधिपति सूर्य वृश्चिक राशि में मंगल से देखे जा रहे हैं। मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में थोड़ा बहुत वो जो है वो एक निरस्ता का भाव रहे, या फिर जो एक मेंटल पीस होती है उसको कमजोरी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे भी इस भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठे हैं, राहु केतु के संपर्क में हैं और राहु की दृष्टि है, इस कारण से थोड़ी बहुत जो है वो मानसिक क्षति होती रहती है। गुरु का प्रभाव इसको नरिश करता रहेगा। धन, अब एक बार दशमांश कुंडली को देखते हैं, तो यहाँ पे भी गुरु और सूर्य का बैठना, यहाँ पे भी राहु बहुत बढ़िया है, खराब नहीं कहूंगा। यहाँ पे भी कुंभ राशि के हैं, चंद्रमा यहाँ पे है, व्यापार ही आप करिए। शनि नीच के हैं, इस वजह से कई बार व्यापार का लाभ या फिर कई बार जो आप मेहनत करते हैं उसका संपूर्ण नहीं मिलता है, या कई बार वो बट्टा कटता रहता है। एक सामान्य सी बात होगी, जिस वजह से बजरंगबली की पूजा उपाय मैं आपको भेजूंगा, आप वो करिएगा। धन योग कितने बने हैं? लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना, यह धनी योग होगा। धन के अधिपति का लग्न में आना, महाधनी योग बनेगा। पराक्रम के अधिपति का लग्न में आना, पराक्रमी और पराक्रम योग लगेगा। चतुर्थ के अधिपति का धन में जाना, धन योग लगेगा। पंचम के अधिपति का लग्न में धन में जाना, धन योग लगेगा। छठे के अधिपति का छठवें को देखना, ये गज का प्रभाव रहेगा, जहां पे एक अद्भुत स्थिति बनेगी, जहां व्यक्ति मदमस्त होकर के जब चलने लगे तो जब वो अपने आप पे आ जाए तो किसी की भी सुने नहीं, और कोई भी लोग उसके सामने तितर बितर हो जाए। मतलब जब उसकी बाण चलती है, जब उसकी व्याख्या करने लगे तो कोई भी व्यक्ति उसके सामने टिके नहीं, चाहे धर्म की बात हो, अध्यात्म की बात हो, धन की बात हो या पहचान की बात हो, उसके सामने कोई टिकेगा नहीं। और यहाँ पे आलस्य योग लगा है, आलस्य मत करिएगा। सप्तम भाव के अधिपति का पीछे जाना, ये थोड़ी कमजोरीपन के साथ, राहु का प्रभाव ठीक नहीं होगा, इस वजह से आपको कम से कम विवाह जो चल रहा है उस पर और भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको और भी प्रेम से भरने की आवश्यकता है। अष्टम भाव के अधिपति का विपरीत राजयोग बनाना, ये कई बार व्यक्ति को कई तरीके से परेशान करते रहते हैं। मतलब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं किसी, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है, वो कारण आप स्वयं के ही कारण बन रहे हैं। भाग्य भाव के अधिपति का 12वें जाना, भाग्य का कमजोर लाभ। दशम भाव के अधिपति का धन में जाना, पैतृक संपत्ति और व्यक्ति का कारोबार हमेशा ही अच्छा चलता रहेगा, इसकी गारंटी है। एकादशवें भाव के अधिपति का धन में जाना, महाभाग्यशाली और महाधनी योग बनेगा। 12वें भाव के अधिपति का लग्न में आना व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर करने वाला बना देते हैं। जन्म कुंडली में युतियां अगर मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं, मंगल और शुक्र एक साथ धन भाव में, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके चिंतन का, उसके मानसिक सुख का, उसके व्यापार का और उसके करियर का और उसके समाज का सुख धन के मामले में बदल करके आते देखा जाता है। लग्न में सूर्य और चंद्रमा का एक साथ बैठना कहीं ना कहीं व्यक्ति को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जगा देते हैं और निश्चित रूप से उसमें सफलता के योग भी बनते हैं, पर कितना तो उतना नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु 12 में है और शनि शत्रु के घर में बैठ रहे हैं। हालांकि उस पे गुरु की दृष्टि जा रही है तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति कर सकता है जरूर, पर मशक्कत करनी होगी। और वो मशक्कत इसलिए बाकी रहेगी क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं। अगर चंद्रमा कमजोर नहीं होते, अगर गुरु 12 में नहीं होते, अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि दशम स्थान से संबंध बना लिए होते तो निसंदेह ये कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम दे सकते थे। गुरु की 5वीं दृष्टि सामान्य परिणाम सुख के मामले में बहुत कम। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे जो शत्रुओं से इस बात का इशारा करती है कि अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी चालाकपन की स्थिति से जीतने की आवश्यकता है। और गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे बहुत ही कमजोर और अच्छी नहीं।
उस गुरु पे भी राहु का असर है। इस कारण से भी कई बार आपका जो एक भोलापन है, आपके अंदर जो एक समरसता है, आपके अंदर की जो रोशनी है, आपके अंदर के जो भगवान के भाव हैं, वो तिरोहित होते रहते हैं और कमजोर होते रहते हैं। मैं समझता हूं कि व्यक्ति को अपने अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सभी तत्वों का अपने समुचित रूप से उस पे बैलेंस करने की आवश्यकता है। लग्न में सूर्य कारक होते हैं और उनके पास अतिरिक्त बल मिलता है। चंद्रमा लग्न में कभी भी खराब नहीं होते। इन दोनों के पास आपकी कुंडली में बल बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करवा रहे हैं। धन भाव में शुक्र का रहना कभी भी कमजोरीपन का एहसास नहीं होने देता। 12वें के गुरु आपको और भी ज्यादा मोरालिटी में काम करने की आवश्यकता बता रहे हैं, जहां व्यक्ति को और भी ज्यादा धार्मिक, और भी ज्यादा सैद्धांतिक, और भी ज्यादा तार्किक होने की आवश्यकता पे जोर देने की बात है। दशमांश कुंडली में गुरु और सूर्य का एक साथ बैठना आपको खुद का काम और सरकारी क्षेत्र में लाभ, या सरकार से जुड़ करके या राजनीति से जुड़ करके काम करने की आवश्यकता पे बल दे सकते हैं। आप निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ सकते हैं। आने वाली दशा शुक्र की है, निस्संदेह वो आपके सुखों में वृद्धि करेगी, धन का लाभ दे सकती है। सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि, बुध, गुरु ग्रह क्रमशः षडबल में ठीक है। मतलब षडबल में चंद्रमा थोड़े बहुत कमजोर जरूर होंगे, लेकिन बाकी के जितने भी प्लेनेट हैं वो कहीं ना कहीं आपको बल दे रहे हैं। होरा कुंडली के आधार पर अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली में शुक्र की दशा संपूर्णतया अच्छी जाएगी, घबराना नहीं है। ये वाली जो दशा है केतु वाली, ये कष्टदायक है और मानसिक चिंता बहुत ज्यादा पैदा कर रही है, क्योंकि राहु यहाँ बैठे हैं। ये तो आपको मार रहा है, मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ, ये तो आपको परेशान करके रखा है। इसको तो मैं यहाँ देखना नहीं चाहता। मैं सच में क्रोधित हो जाता हूँ जब यहाँ पे आपसे मेरी बात नहीं हुई, पर मैं अगर बात करता तो सच में मुझे भी क्रोध आ जाता। ये ना यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं क्या कहूँ, यहाँ बहुत ज्यादा इसको तो ना, भगवान ना करे कभी कोई व्यक्ति की कुंडली में अष्टम के राहु बैठे हों, भगवान ना करे। बहुत ज्यादा मारता है, बहुत ज्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। वैचारिक रूप से भी तोड़ तोड़ करके इतना कष्ट देता है कि परेशान कर देता है। यह आपकी कुंडली की सबसे खराब स्थिति है। हाँ, यह आपकी कुंडली की सबसे खराब स्थिति है। ये खराब इसलिए और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपकी कुंडली का चंद्रमा खराब है। वो कृष्ण पक्ष के उस पक्ष में है जहां पे वो अंधेरेपन में जा रहे हैं। तो ये दो चीजें आपकी कुंडली को सबसे ज्यादा खराब कर रही हैं। तीसरी खराब चीज ये हो सकती है कि गुरु 12 में है, जहां पे आपको भले ही आपका व्यय वो संतुलित कर रहे हैं, लेकिन निस्संदेह अगर वो केंद्र में होते या त्रिकोण में होते तो आपके इन सारी कमजोरियों पे वो एकमात्र ऐसे ग्रह बचते थे जो पर्दा डाल सकते थे और कुछ अच्छा कर सकते थे। पर उनके पास राहु का बल नहीं पड़ जाने से, जो बल पड़ रहा है राहु का, इस वजह से उनके अंदर की जो ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा है, आपके अंदर की जो सकारात्मक भाव है, या गुरु का जो प्रभाव है अच्छाई वाला, वो कमजोर हो रहा है। कुंभ राशि के राहु बैठे हैं, इस वजह से वो बलवान हो रहा है। उसका केंद्र से और त्रिकोण से कोई संबंध नहीं बन रहा है, इस वजह से वो परेशान हो रहा है, क्योंकि वो कुंडली में मारक भाव में बैठा है, मारक ग्रह में बैठा है, मारक राशि में बैठा है। इस कारण से वो परेशान कर रहा है। मैं तो यहां नहीं, बहुत ज्यादा खतर। अब इस फेज में मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बता देता हूं जो वस्तुतः आपको हमेशा ही याद रखनी चाहिए। आपकी कुंडली कर्क लग्न की है, इस आधार पर पश्चिम दिशा आपके लिए हमेशा लाभदायी होगी। आपके लिए 2 तारीख या 2 अंक अच्छी रहेगी। आपके लिए वायव्य कोण यानी कि दक्षिण और उत्तर और पश्चिम, ये दिशाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। इस आधार पर वृश्चिक राशि और मीन राशि आपके लिए, ये राशि के लोग आपके लिए हमेशा ही लाभदायक बनेंगे। कोई भी काम करना हो इस राशि के शहर में या इस राशि के नाम से आप आरंभ कर सकते हैं। कोई व्यापार भी शुरू करना हो तो वृश्चिक राशि और मीन राशि से शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में भवन का सुख अगर देखना होगा, कोई गाड़ी खरीदनी हो, कोई जमीन खरीदना हो, कोई जायदाद खरीदना हो, आप अपने नाम पे भी खरीद सकते हैं। दूसरे, आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं जो बात कहूं तो उसमें जब कभी भी भवन वगैरह खरीदना हो तो आप गुरु को देखिएगा। गुरु प्रत्यंतर में आ रहे होंगे उस दशा काल में खरीद लीजिएगा। मंगल आ रहे होंगे तो खरीद लीजिएगा, शुक्र आ रहे होंगे तो खरीद लीजिएगा। मतलब भवन, भूमि, वाहन का सुख आपकी कुंडली में बनता भी है। और अगर जब कभी इन्वेस्ट करना हो तो बस आपको अपनी दशा को ध्यान देखने की आवश्यकता होगी, किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली के लिए कोई भी कार्य करना हो, पुनर्वसु नक्षत्र अच्छा रहे, श्रवण नक्षत्र अच्छा रहे, धनिष्ठा अच्छा रहे, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद अच्छा रहे। इसके अतिरिक्त मृगशिरा अच्छा रहे। और एक नक्षत्र आपकी कुंडली में और भी अच्छा बन सकता है, वो बन सकता है धनिष्ठा, मैंने बता दिया है, बस यही बात है। इसके अतिरिक्त आपको एक नक्षत्र जो बहुत बढ़िया रहेगा वो है हस्त।
ये कुछ अच्छे नक्षत्र, अश्विनी भी ठीक रहेंगे। पुष्य नक्षत्र में दवाइयां और पुष्य नक्षत्र में दान करने से बचिएगा। अब क्या बताऊं मैं, इस कुंडली में मैं 2-3 चीजें और बता सकता हूं। जैसे आपकी कुंडली में भावों का संबंध कैसा बना, तो लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना ठीक था, धन के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न में जाना ठीक था, तृतीय भाव के अधिपति का लग्न में आना, आपको मेहनत करना पड़ता है और मेहनत के बल पे ही चीजें मिलती हैं। चतुर्थ के अधिपति का धन में जाना, ये भी ठीक था। पंचम के अधिपति का धन में जाना, ये भी ठीक था। वापस देख भी ले रहे हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ पे खतरनाक है। बीमारियां कई बार हो जाती हैं जो आसानी से छोड़ने का नाम नहीं लेती। 62वें वर्ष के बाद या 57वें वर्ष के बाद कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जहां व्यक्ति लगातार उस बीमारी से जूझता रहता है। चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल जैसे ग्रह के साथ हैं तो कई बार फेफड़े से संबंधित या हृदय से संबंधित समस्या, या कई बार व्यक्ति चाह करके भी सत्य नहीं बोल पाता, व्यापार है तो झूठ बोलना ही पड़ता है, ये स्थिति बनती है। सगे संबंधी कुटुंब जो है वो इस वजह से आपसे नाराज या रूठे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बैठे हैं। इस वजह से ही मैंने वो बात जो कही थी मंगल और शुक्रवारी, इस वजह से ही कही थी। कुटुंब और जो जो पड़ोसी होते हैं वो आपकी कुंडली में ये दोनों ठीक नहीं है। इस कारण से आप लोगों को उसमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अपने आप को और भी थोड़ा सामाजिक बनाने की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा किसी भी बात पे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा ही आगे बढ़ के मदद करने का भाव अपने अंदर पालित करने की बात होगी और बहुत ज्यादा अपने आप को दरवाजे के अंदर नहीं रखना है। थोड़े से बाहर निकल करके सबको झांकने की आवश्यकता है कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। आप सुरक्षित हैं, लेकिन उतनी ही सुरक्षा बगल वाले की भी है और उसकी जिम्मेदारी भी आपकी हो सकती है। अब क्या बताऊं, अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, सर्गों में आदि मध्य और अंत मैं हूं। विद्या में, विद्या जितनी भी विद्याएं हैं उसमें अध्यात्म की विद्या मैं हूं। और जो भी वाद प्रतिवाद होते हैं उसमें तत्व का जो वाद प्रतिवाद होता है, जो तत्व, जिस तत्व की बात जहां होती है वो तत्व मैं हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कैसा लगा ये कुंडली विश्लेषण? मैंने जो बात कही, राहु यहाँ पे ठीक नहीं थे, शनि राहु का सप्तम भाव को पापकर्त्री में लगना, इस कारण से व्यक्ति प्रेम विवाह तो करता है और कई बार वो उत्थान में कई बार मुश्किलें भी होती हैं। पर मैं आपको 2 मंत्र भेजूंगा, दोनों ही मंत्र आपको हमेशा करने होंगे, प्रत्येक दिन 10 मिनट। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।